की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा संविधान कौन कौन से हमें सुविधा देता है, अर्थात मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि इन जो मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद थे 12 से 18 तक। आज हम लोग देखते हैं उससे भी महत्वपूर्ण बिंदु कि हमारा संविधान कौन कौन सी हमें स्वतंत्रता देता है। हमारा संविधान अर्थात हम लोग भाग 3 का अध्ययन कर रहे थे। भाग 3 को हम लोगों ने देखा था कि एक 6 कैटेगरियों में विभक्त है, जिसकी पहली कैटेगरी क्या थी कि हमें संविधान समानता का अधिकार देता है, जो 12 से 18 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। आज हम उससे आगे देखते हैं कि ये भाग 3 की जो दूसरी कैटेगरी है, जो हमें कौन कौन सी आज़ादी देता है, अर्थात हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है, ये जानना क्यों हमें अति आवश्यक है। जैसे हम आपको एक घटना बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ खुला चैलेंज दिए। कौन? सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो एक ग्रुप था उसको खुला चैलेंज देने के बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। क्या था? उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस पर कुछ ऐसे मसले लिखे थे जो खुला चैलेंज था न्यायाधीशों को। तो न्यायाधीशों ने कहा या तो आप इसमें जो शब्द लिखे हैं उसमें आप कुछ संशोधन करिए या तो आप माफी मांगिए। तो प्रशांत भूषण जी ने कहा, क्या कहा कि ना तो हम उसमें संशोधन करेंगे, ना तो हम उसमें कुछ फेरबदल करेंगे और ना ही हम माफी मांगेंगे। अब कोर्ट ने इनके ऊपर जो है एक्शन लिया और खुला चैलेंज इन्होंने दिया था, लेकिन कोर्ट ने मजबूरन मात्र इनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया। अब समझिए कि 1 रुपए में मिलता क्या है, लेकिन चूंकि प्रशांत भूषण जी को यह मालूम था कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को चैलेंज करने के बाद मात्र इनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लिखा। हमारा संविधान ऐसा है कि अगर आप किसी को भी स्वतंत्रता में हनन करते हैं, क्यों नहीं, कोई भी हो, तो आप उसमें जो है दखलंदाजी नहीं कर सकते। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन लोगों ने मात्र 1 रुपए का जुर्माना लगाया था प्रशांत भूषण जी के ऊपर, जो प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के ही एक माने जाने वकील थे। प्रशांत भूषण जी का मामला हम लोगों ने देख लिया। प्रशांत भूषण जी अभी भी वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हम लोग देखते हैं कि हमने देख लिया था कि कल की क्लास में कि अनुच्छेद 18 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान जो है कितने अनुच्छेदों में वर्णित है, जो संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इसके लिए वर्णित है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है या 22 में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को कहते हैं संविधान की रीढ़ है। हमारे संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझ गए होंगे कि जो इसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। आप अपने ऊपर देख लीजिए, जो आपके शरीर का जो टिकावट है, रुकावट है, जो शरीर सीधे सीधे खड़े, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, सीधे सीधे खड़े क्यों? तो हमारे पीठ में जो रीढ़, पीठ में जो एक हड्डी है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसी के बल पर टिके हुए हैं। अगर ये नहीं होती तो हमारा शरीर लुंज पुंज होता, इधर उधर गिरता फिरता। तो ये क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 संविधान की रीढ़ है। अच्छा, कभी कभी पेपर में यहां से प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? क्या आत्मा किसे कहते हैं? तो अगर इसमें पूछे कि किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 आप बताइएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर यह पूछे कि इसे किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो जो है प्रस्तावना वाले भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। या कभी कभी पूछता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? चाबी भाई, ताला खुलता है ना, कुंजी कैसे कहते हैं? तो प्रेम्बल को कहते हैं। फिलहाल हम लोग इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। हम इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सीधे सीधे कहता है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रीढ़ है। अब हम देखते हैं कि इसे संविधान की रीढ़ क्यों कहते हैं। बस रटना नहीं, केवल आपको समझ लेना है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो कहीं से भी पेपर सेटर पेपर में प्रश्न पूछे, आप उसको बखूबी हल कर सकते हैं, केवल आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे क्यों कहते हैं। तो अनुच्छेद 19 का 1,
ये क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का एक हमें कहता है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति क्या कहता है? हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति का मतलब आप समझ गए होंगे, हमें बोलने की आजादी है। आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। अरे भाई इसलिए नहीं कि किसी की मर्यादा के खिलाफ बोल सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि संविधान अगर हमें छूट देता है तो वही संविधान ये भी कहता है कि योर फ्रीडम इज इन्श्योर्ड बाय नो बिगन। आपकी गरिमा जो है ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 का एक क्या कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, अर्थात बोलने की आजादी है। अब देखिए, बोलने की आजादी है तो इसका मतलब हमको प्रकट करने की भी आजादी है। जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो समझाने के लिए हम लिखने का सहारा ले रहे हैं, तो हमें क्या है कि समझाने के साथ साथ हम बोल भी रहे हैं और आपको समझाने के लिए लिख भी रहे हैं। या आप यूं उदाहरण समझिए कि आप गए मैच देखने, किसी देश का हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और भारत जीत गया। अब वहां पर आप क्या करते हैं? अपने खुशी को प्रकट करने के लिए भारत का तिरंगा झंडा फहराते हैं। ये कौन सा संविधान हमें अनुच्छेद कौन सा देता है संविधान का? तो अनुच्छेद 19 का एक ये देता है कि आप अपने खुशी को प्रकट भी कर सकते हैं। या दूसरा मामला हम समझते हैं कि किसी बड़े व्यक्तित्व से, जैसे मान लीजिए नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, तो उनसे हमारी कुछ नाराजगी है, उनके कुछ कार्य के लोग, तो हम उनका पुतला फूंक देते हैं। भाई नेताजी को नहीं फूंकते ना, हम उनका पुतला फूंक देते हैं। ये हमें कहां से मिलता है? ये कौन से अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 का एक हमें से स्वतंत्रता देता है। काफी पेपर में प्रश्न निकलता है यहां से। अब ये हो गया कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी में हमें बोलने का अधिकार है। अब जब बोलने का अधिकार, तो आप अपने दिमाग से सोचिए, तो पूछने का भी तो अधिकार होगा। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे बोलेंगे तभी तो आप हमसे पूछ रहे हैं। भाई बोलेंगे तो पूछेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है तो इसी में क्या है कि पूछने की भी आजादी है। आप पूछेंगे कैसे? बोलो, सही बात है कि आप बोलेंगे तभी तो पूछेंगे। तो यहाँ पूछने की भी आजादी है। इसलिए यहाँ पर 2005 में क्या किया गया? आरटीआई लाया गया। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या कहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में इसको लाया गया। अब देखिए, बोलने की आजादी हो गई, पूछने की आजादी हो गई, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी स्थिति भी आती होगी कि आपको चुप रहना भी होगा। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे जगह गए हो जहां कोई दुखद घटना घट गई हो और वो आपका कोई चहेता रहा हो, या जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप मार्गदर्शक समझते हो, उसके साथ कोई दुखद घटना घट गई हो, तो आप वहां मौन भी रहेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि आप मौन धारण भी कर सकते हैं। आपको कोई छेड़ेगा नहीं, आपको जबरदस्ती कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं आप बोलिए। ये हो गया, मौन धारण भी कर सकते हैं। साथ में आपको क्या कहता है कि आप अगर एकांत में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, तो आपको अनुच्छेद 19 कहता है कि आप अकेले भी रह सकते हैं। इसी में जो है वो मीडिया वाला भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी, अर्थात मीडिया वाले पूछते नहीं, बड़े बड़े लोगों से पूछ लेते, प्रधानमंत्री जी से पूछ लेते, मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते, तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 19 का एक हमें यह आजादी देता है कि आप कितने भी बड़े पद में बैठे हुए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। मीडिया इसी में है। और इसमें जो अगर जैसे मान लीजिए आप किसी जगह बैठ के भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, भाषण नहीं आप बोल रहे हैं, तो जब बोलने का कार्य शुरू होता है तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही नहीं कि आप किसी के खिलाफ भी बोलते चले जाएंगे। आपको वहां अपनी गरिमा का ख्याल रखना, साथ में समाज की एकता, अखंडता और समाज की गरिमा का भी ख्याल रखना है। अर्थात किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसकी भी मर्यादा का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि आप चालू हो जाइए, चालू ही रहिए। ये हो गया। अब क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप लोग देखते हैं कि 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, होते हैं ना। तो 2-4 लोग इकट्ठा हो गए तो संविधान ने क्या कहा? संविधान निर्माणकर्ताओं ने, देखिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान को कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया है। जैसे इकट्ठा हो गए, मान लीजिए आप अच्छी बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं, तब भी आपको सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि ऐसी भी व्यवस्था कर दो। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? अनुच्छेद 19 का 2 का प्रावधान कर दिया। कहा कि आप सभा भी कर सकते हैं। इकट्ठा हो गए,
लोगों को आप समझाइए, बताइए कि फला आदमी गलत है या फला आदमी सही है, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, आप ऐसे करेंगे तो समाज के हित में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज सभा इकट्ठा करके भड़काइए देश की एकता और अखंडता के लिए, ऐसा नहीं। आप अपनी बात करने के लिए आप अब जिस अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अच्छी बातों को अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो आप उसके लिए सभा भी कर सकते हैं। अब देखिए, सभा हो गया, भाई लोग एकत्रित हो गए, आपसे प्रभावित हुए, आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप एक संगठन भी बनाइए। कैसे आपका कोचिंग सेंटर आप लोग जुड़े हुए हैं, या आप कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, तो उसमें भी लोग धीरे धीरे आपके विचारों से प्रभावित होते, तभी तो लोग जुड़ते हैं। तो ये क्या हुआ कि अनुच्छेद 19 का 2 कहता आप सभा कर सकते हैं। अब सभा करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, भाई प्रभावित होंगे तो आपसे जुड़ेंगे भी। तो अनुच्छेद 19 का 3 कहता है कि आप संगठन भी बना सकते हैं। अब देखिए, संगठन भी बन गया। यहां क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी में लोग आपको सुनने के लिए एकत्रित हुए, अर्थात आपने सभा किया, और सभा जब किया तो लोग आपसे प्रभावित हुए, लोग जुड़ना भी शुरू कर दिए। अब जुड़ना शुरू कर दिया तो आपने संगठन बना दिया, एक संगठन बन गया। अब क्या हुआ, संगठन बन गया तो आप अपने विचारों को प्रचार प्रसार भी करने के लिए जो है प्रेरित होंगे, आप अपने विचारों को प्रसारित भी करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि चारों तरफ आप घूमेंगे, चारों तरफ अपनी बातों को, विचारों को प्रसारित करेंगे। तो इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कर दिया, अनुच्छेद 19 का 4 की व्यवस्था कर दिया। 4 की व्यवस्था क्या कर दिया कि आप चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं, जहां भी चाहिए भारत के किसी भी कोने में आप भ्रमण कर सकते हैं। 4 से चारों तरफ भाषा भ्रमण कर सकते हैं। आप जो है अनुच्छेद 19 के 4 में क्या कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने में जाके भ्रमण कर सकते हैं। अब देखिए, आपने भ्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए आप रहने वाले हैं लखनऊ के, आप चले गए भ्रमण करते हुए पटना में गए, तो आपको रहने की भी जरूरत पड़ेगी। आप कहाँ रहेंगे, आपको रहने के लिए भी कोई स्थान होना चाहिए, अन्यथा आप जाएंगे जैसे सुबह गए तो शाम तक तो वापिस होंगे नहीं। तो ये क्या है कि आपको रहने की भी व्यवस्था करनी होगी, आप कहीं भी रहिए। यह हमें कौन सा संविधान का अनुच्छेद ये देता है कि आप कहीं भी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 19 का 5 ये कहता है कि आप कहीं भी निवास करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, निवास करिए। या आप यहां पर रहना चाहते हैं, अर्थात जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आप वहां पर रह के जो है अपना निवास स्थल भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप निवास के लिए या यहाँ भ्रमण के लिए आप कहीं भी चले जाइए। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि संविधान हमें उतना ही छूट देता है जितना दूसरे की गरिमा का ख्याल रखा जाए। जैसे आप भ्रमण करने का अधिकार कहिए कि हमको भाई अनुच्छेद 19 का 4 ने हमको दे दिया कि भाई हम भ्रमण करेंगे, लेकिन ऐसे वैसे जगह थोड़ी जा सकते। जैसे मान लीजिए सुरक्षा घेरा बना हुआ, तो ये मत कहिए कि नहीं हम तो जाएंगे भाई, हमें सुरक्षा घेरा क्या है, कुछ भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19 का 4 ये कहता है कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते। ऐसा नहीं है। या कहीं युद्ध स्थल है, युद्ध हो रहा है, तो आप कहिए नहीं है सेना वाले हटिए हम जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप निवास करिए, तो ये नहीं कि किसी के जबरन घर पे कब्जा कर लीजिए या कहीं उल्टे पुल्टे जगह जाके निवास करने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं। आप एक मर्यादा में रह के आप जो है संविधान की गरिमा का ख्याल रखते हुए, दूसरे की गरिमा का ख्याल रखते हुए आप भ्रमण कर सकते हैं या आप निवास कर सकते हैं। अब आपने घूमना शुरू कर दिया, भ्रमण करना शुरू कर दिया, आप निवास स्थल के लिए भी तैयार हो गए, भाई हमको निवास भी करना है। लेकिन अब निवास करने के लिए आपको क्या करने का, संपत्ति चाहिए ना। जैसे आप किसी के कमरे में किराए पर आना चाहते हैं, तब भी आपके लिए पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए। या आप जमीन खरीदना चाहते हैं, तब भी आपके लिए पैसा चाहिए। तो इसके बाद क्या कहता है अनुच्छेद 19 का 6, कहता है कि आपको संपत्ति खरीदने का भी अधिकार है, कि आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वहां पर भी क्या है, धारा 370 जब से हट गई तो आप वहां पर भी जमीन खरीद सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 का 6 क्या कहता है कि आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये संपत्ति का जो खरीदने का मामला था, बाद में विवादित क्षेत्र बन गया। विवादित क्षेत्र क्या बन गया कि ये जैसे मान लीजिए हमने एक जमीन खरीद लिया और एक जमीन आपने खरीद लिया। जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, ये वाला आपका है, ये हमारा है। अब सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर विकास करना चाहा। जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेस वे बनते हुए आ रहा है,
एक्सप्रेस वे बनते हुए आ रहा है तो आपने यहाँ पे रोक दिया, भाई हम नहीं जमीन देंगे। अब सरकार यहां से बनाते हुए रोड आ रही है और यहां तक कि इसका पैसा लग चुका है। अब आपने क्या कहा कि आप हम इस जमीन को तो नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार मजबूर, अब जबरन तो ले नहीं सकती। अगर जबरदस्ती लेगी तो आप जो है अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए, मूल अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आप तो देखते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आंख पे पट्टी बंधी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, रे भैया आप जो पूंजी लगाए हैं इसको हटाइए, जो भी नुकसान है आप उसको झेलिए, जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। अब सरकार का इतना बजट जो है ये नुकसान चला गया कि आप मजबूर होकर आपको वापस जाना है। तो सरकार ने सोचा कि ऐसा अगर हमेशा होता रहेगा तो ये दिक्कत होगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे, उन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन कर दिया। 44वां संविधान संशोधन कर दिया। कब किया? 1978 ईस्वी में। और 1978 ईस्वी में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ये संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार होगा। कौन सा अधिकार दे दिया गया? ये कानूनी अधिकार दे दिया गया। और अब जो है सरकार अगर आपकी जमीन चाहे तो भूमि अधिग्रहण बिल के द्वारा जो है आपका जमीन कब्जा कर सकती है और आप कोर्ट से जाके मुआवजा ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो है सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अनुच्छेद 19 का जो 6 था इसे समाप्त कर दिया। एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि हमने कहा कि भाग 3 में कुल कितने अधिकार थे? प्रारंभ पहले कितने थे? 7 थे। अब कितने हो गए? अब 6 हैं। भाग जो 6 में कितने मूल अधिकार हैं? भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार हो गए। पहले कितने थे? तो 7 थे। ठीक है। अब यहां अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता थी? 19 में जैसे अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता थी? तो 7 थी। अब कितना रह गया? 6 स्वतंत्रता है। कौन स्वतंत्रता खत्म हुई? तो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया कि आप संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार होगा। यहां जो संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था और ये अनुच्छेद 19 में जो वर्णित है, 19 के 6 में जो वर्णित है, ये संपत्ति का अधिकार उस संपत्ति के अधिकार में क्या फर्क? जबकि दोनों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही समाप्त कर दिए गए। इसमें को अंतर कौन सा है और उसमें संपत्ति में कौन सा अंतर है? तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि इस अनुच्छेद 31 में जो वर्णित है ये पैतृक संपत्ति है, बाप दादा वाली संपत्ति है। और अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही करें, अनुच्छेद 19 के 6 में क्या है कि हमने खरीदा, स्वयं खरीदा है और सरकार इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 का अगला प्रावधान क्या किया गया। अब कहा गया कि आप संपत्ति खरीदेंगे, आप निवास करेंगे, आप भ्रमण करेंगे, संगठन बनाएंगे, सभा करेंगे, तो सबके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। आप धन दौलत की जरूरत पड़ेगी तो धन कहां से आएगा? अगर धन नहीं है तो सब कुछ फेल हो जाएगा। आप बताइए, बगैर पैसे का कुछ होने वाला है? बगैर पैसे का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा कार्य हो आखिर में वो समाप्ति होता है पैसे के अभाव में। तो यहां क्या किया संविधान निर्माणकर्ताओं ने? अनुच्छेद 19 के 7 में 19 के 7 में कह दिया कि आप पैसे के लिए कुछ भी करिए। जैसे अरे गला नहीं काटिए भाई, किसी का छीरा झपटी मत करिए, गलत काम नहीं। आपको क्या कहता है कि आप व्यापार करिए। आप लोगों ने तो सीधे सीधे फंडा बना लिया कि बैंक में डकैती डालिए। अरे भाई कानून इतना टफ है, इतना कठिन है कि आपके लिए जो दुष्कर कार्य, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी ऐसा सोचना भी मत कि ऐसा कुछ भी गलत कार्य करके हम सुकून की जिंदगी जिएंगे। आपके लिए 2 रोटी का दुखद हो जाएगा कि रोटी भी खाई जाए। सब कानून के पंजे में जो भी फंसा उसकी जिंदगी बर्बाद, पूरी लाइफ बर्बाद, सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। नहीं, मैं मान रहा हूं कि ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे आप लोग। तो ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 19 का 7 क्या कह रहा है कि आप पैसे कमाने के लिए व्यापार करिए, बिजनेस करिए। जैसे कोई भी कर लीजिए, छोटी सी दुकान कर लीजिए, किराना की दुकान कर लीजिए, मेडिकल स्टोर कर लीजिए, या आप बड़ा से बड़ा व्यापार करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे मान लीजिए यहीं बगल में किसी का कारखाना लगा हुआ है, आपके पास ही पैसा था, आप भी कारखाना लगाइए, कौन रोकता है?
ये हमें सुविधा कौन देता है, ये हमें जो स्वतंत्रता कौन देता है, तो अनुच्छेद 19 का 7 हमें ये व्यवस्था देता है कि आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए आप किसी के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे या अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे। इन सब चीजों को ख्याल रखते हुए आप अनुच्छेद 19 के जितने भी प्रावधान है उसका उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 हम लोगों ने देख लिया कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता देता, काफी स्वतंत्रताएं दे दिया अनुच्छेद 19 ने। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या कहता है? दोष सिद्धि से संरक्षण। आप एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि इस अनुच्छेद 20 को कभी भी रोका नहीं जा सकता, इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 ऐसा क्या कहता है कि जो इसको रोका नहीं जा सकता? ये कह रहा है दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात आपके ऊपर केवल मुकदमा लगा देने से ही आप दोषी नहीं हो गए। जैसे होता नहीं है कि कहीं भी थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो लोग किसी को फंसाने के लिए भाई इसका करियर बर्बाद हो, जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो आपके करियर जो है अभी बनाने की उम्र है, तो आपको विपक्षी क्या करेगा, थोड़ा सा ही लफड़ा हुआ तो आपके नाम मुकदमा करवा दिया। तो ये अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि केवल मुकदमा दर्ज हो जाने मात्र से ही नहीं आप दोषी हो गए। आप दोषी कब होंगे? जब कोर्ट आपको सजा सुना देगी, और जब कोर्ट सजा सुनाएगी तो आप दोषी हो गए। उससे पहले अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने से ही आपको जो है दोषी घोषित कर दिया जाए। इसमें कुछ प्रावधान किए गए, जैसे मान लीजिए आपने अपराध कर दिया, इसमें पहला व्यवस्था क्या किया गया कि जैसे आप अपराध के समय जो अपराध कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप दोषी हैं, अपराध कर रहे हैं, तो अपराध के समय जो कानून होगा उसी हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। अपराध के समय जो कानून है सजा उसी हिसाब से दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने लफड़ा कर दिया, झगड़ा कर दिया या किसी से मारपीट कर लिया 2024 में, अब मुकदमा चलता है, मुकदमा आप लोग देखते हैं कितना लंबा खींचता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, अब एक थप्पड़ की सजा क्या है कि आपको मान लीजिए कह दीजिए सरकार के यहाँ नियम बना है कि आपको एक थप्पड़ मारने के एवज में 1 हफ्ता आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बवाल कब हुआ? तो 2024 में आप उसका लफड़ा हुआ, तो उस समय क्या प्रावधान था कि 1 सप्ताह के लिए आपको जेल हो सकती है। लेकिन ये मुकदमा चला 2026 तक। 2026 में क्या संशोधन कर दिया गया कि 1 थप्पड़ के एवज में आपको 1 माह तक गिरफ्तारी की जा सकती है, आपको जेल में बंद रखा जा सकता है। तो ये आपके ऊपर नहीं लागू होगा। लागू कौन होगा? 2024 में जो 1 थप्पड़ के एवज में 1 सप्ताह की गिरफ्तारी थी। नहीं, ऐसा नहीं है प्रावधान, लेकिन ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि 2024 में 1 सप्ताह की गिरफ्तारी थी, तो आपने अपराध 2024 में किया, तो उस समय जो कानून चल रहा था तो वही सजा आपको मिलेगी। उसके बाद अगला क्या कहता है? इस अनुच्छेद 20 में अगला क्या कहता है कि एक अपराध के लिए 1 बार सजा, एक अपराध की 1 सजा। अर्थात मान लीजिए किसी मामले में, जैसे अब इसी को ले लीजिए, आपको 1 सप्ताह की सजा हो चुकी है। अब आप क्या करिए कि आप 1 सप्ताह की सजा भुगत के आप वापिस आ गए, तो आपको उसी मामले में दोबारा सजा नहीं सुनाई जा सकती। नहीं, आप अगर दूसरा मामला करते हैं तो भाई तो दूसरा मामला हो गया ना, तो उसके लिए तो आपको सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि 1 अपराध के लिए, जब पहली बार आपने विवाद किया था और उस पर आपने मुकदमा झेल के 1 सप्ताह की आप सजा भुगत चुके, तो उसमें आपको दोबारा जो है सजा नहीं सुनाई जा सकती। बेशक आप जज के सामने इधर से उधर आते जाते, अरे जाइएगा मत, लेकिन मान लीजिए आप घूम रहे हैं, जज साहब आपको देख रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो आपको सजा सुना दी जाएगी, और उस अपराध के लिए जो पहले आपने अपराध किया उसके लिए 1 सजा हो चुकी है, तो आपको दोबारा सजा उस अपराध के लिए नहीं दी जाएगी। अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया? अगला प्रावधान यह किया गया कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। क्या कर रहा है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं कर दे सकते। स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। जैसे मैं पुलिस ले जाए थाने में, आपको मारे पीटे और जबरन आपसे कबूलवा दे, भाई नहीं, आप स्वीकार करिए कि आपने ही गलती किया है। और मारने पीटने के आगे तो अच्छे अच्छे लोग गवाह बोल देते नहीं भैया हमने मारा है।
तो आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप मजिस्ट्रेट के सम्मुख, जज के सम्मुख जो भी कहेंगे वही माना जाएगा। पुलिस, सबको मालूम है पुलिस कैसे कबूलवाती है। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 20 में जो दोष सिद्ध के संरक्षण है, उसमें तीसरा क्या कहता है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। पहले में क्या है कि अपराध के समय जो आपने कानून देखा है आपके ऊपर वही कानून लगेगा। और दूसरा क्या है, एक अपराध के लिए एक ही सजा। और तीसरा इसमें क्या प्रावधान है कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21। हम लोगों ने 19 देखा, 20 देखा, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अनुच्छेद 21 को यूं भी समझ सकते हैं कि इसमें लिखा कम है, लेकिन इसमें जो है वर्णन ज्यादा चीजों के है। जैसे अब मान लीजिए आप लोगों के समय में तो ऐसा है नहीं, आप अपने घर पे जाइएगा, कोई बड़ा होगा, जैसे चाचा होंगे, पिताजी होंगे, तो आप लोग उनसे पूछिएगा कि जब पहले चिट्ठी लिखी जाती, जैसे कोई दूसरे राज्य में कमाने गया है या वहाँ का निवासी हो गया, आप यहाँ से खत लिखते थे, चिट्ठी भाई, पत्रिका, तो आप जब लिखते थे तो उसमें आखिर में क्या लोग लिखते थे कि थोड़ा लिखना अधिक समझना। तो वही चीज अनुच्छेद 21 कह रहा है कि हमने तो कह दिया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन इसमें इतना ही लिख दिया गया, लेकिन ये वर्णन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करा। जैसे इसमें कहता है, हम इसको अलग अलग देखते हैं, प्राण, उसके बाद हम देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण में क्या कहता है? हमें जीने का अधिकार है। भाई बिल्कुल है, हमें जीने का अधिकार है, हमें ये जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कल कारखाना लग गया, वो कल कारखाना क्या लग रहा है? गंदा धुआं फेंक रहा है। या हम यूं समझते हैं कि जैसे आप मारुति से कोई जा रहा है और मारुति क्या कर रहे हैं कि प्रदूषण फैला, काला धुआं फेंक रही है, तो प्रदूषण फैला रही है। तो वो क्या कर रहा है कि अगर वही काला धुआं या गंदा धुआं हम अपने सांस के माध्यम से शरीर में ले जा रहे हैं, और जब शरीर में वो गंदा धुआं जाएगा, जाहिर सी बात है शरीर को नुकसान करेगा। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हमें जीने का अधिकार है। तो यहां प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण किस में आ गया? अनुच्छेद 21 में आता है कि साफ स्वच्छ प्रदूषण हमको उपलब्ध कराया जाए। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो उस गाड़ी को पकड़ते हैं पुलिस वाले, चालान काटते हैं, या ज्यादा प्रदूषण कर रहा है तो उसको जब्त भी कर लिया जाता है, या उससे कहा जाता है कि अब इस गाड़ी का जो है समय खत्म है, आप जो है दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करिए। तो कहां से हमको दिया गया? तो ये कहता है प्राण, हमें जीने का अधिकार है। लेकिन एक चीज और है कि आपको सरकार ने स्वच्छ हवा दे दिया, ठीक है, आप चलिए जिए, लेकिन आपको जीने का अधिकार है तो आपको मरने का भी अधिकार नहीं है। यहीं पर व्यवस्था कर दिया गया कि आपको अगर जीने का अधिकार है तो आपको मरने का भी अधिकार नहीं है। मान लीजिए आपने आत्महत्या किया, आत्महत्या कर लिया, अगर मर गए तो ठीक है, और अगर कहीं आत्महत्या के प्रयास में आप जिंदा बच गए तो अनुच्छेद क्या कहता? 21, आपको जीने का अधिकार है तो आपको मरने का भी अधिकार नहीं है। तो वहीं क्या व्यवस्था कर दिया गया? आईपीसी की धारा 309 के तहत पुलिस आपको टांग के ले जाएगी कि क्यों मरा था? आपकी जिंदगी एक अमूल्य है, हमारे देश के लिए एक अमूल्य धरोहर है, आप मर क्यों रहे था? तो इस आत्महत्या के लिए आईपीसी की धारा 309 के तहत पुलिस आपको टांग के ले जाएगी। यह कौन सा अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया? अनुच्छेद 21 में। अब अगला क्या व्यवस्था किया गया? यहां प्रदूषण फैल गया, आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को क्या जिम्मेदारी दी गई कि आप, सरकार की व्यवस्था है कि आप उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। अब देखिए जरा, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए समझने के लिए कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए तो मात्र 1 रुपए की पर्ची कटवाइए, आप वहां से दवा लाइए 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 की। वहां से क्या है कि मात्र 1 रुपए की पर्ची में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आपको जो है व्यवस्था उपलब्ध कराना है, या कोई जांच करवानी है तो भी आप उसी में जांच करवा सकते हैं। दूसरी चीज है, आप देखिए कि अभी कोरोना चला था, कितने भयंकर बीमारी थी, लेकिन सरकार ने उसके लिए आपको टीका लगवाया। उस टीके के लिए आगे में आपको किसी ने पैसा लिया? नहीं लिया। या आप पोलियो का खुराक पीते हैं, खसरा का टीका लगवाते हैं, सब मुफ्त है। तो ये मुफ्त हमको कहां से मिला? अनुच्छेद 21 में जो है ये व्यवस्था किया गया कि आप स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, उस स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की है। ये हो गया कि आपको जीने का अधिकार है, ठीक है। अब यहां क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता। मान लीजिए हमें कहीं अकेले रहना है, या इसमें एक चीज और है, पेपर में प्रश्न पूछता है कि मान लीजिए आपको विदेश भ्रमण करना है,
तो सरकार क्या जाने देगी? तो सरकार अगर आप कोई गलत कार्य नहीं किए हैं तो सरकार आपको जाने देगी। पहले क्या था कि सरकार रोक देती थी, लेकिन एक वाद हो गया, कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये हुआ कब? ये हुआ 1978 में। और 1978 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कोई भी विदेश घूमने जाना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता में दखलंदाजी ना किया जाए, उसको विदेश घूमने दिया जाए। तो ये 1978 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि विदेश घूमने जाने वाले को जाना दिया जाए। अब क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए हम अकेले रहना चाहते हैं तो हमें अकेले रहना दिया जाए, ये भी तो हमारी स्वतंत्रता है। या हम कोई चीज है निजता। निजता का मतलब है कि हम आपसे कुछ छिपाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक आदमी को से बुलाया जो बैठे हुए हैं, हमने कहा कि आप लेट क्यों हुए, तो आप हमें जो है बताना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें गोलमोल जवाब दे दीजिए। जैसे अभी आप कोचिंग में आए और आप लेट हो गए तो हमने आपसे पूछा भाई लेट क्यों हो, क्लास इतनी देर से चल रही तो लेट क्यों हो। तो आप अगर हमें बताना चाहते हैं तो ठीक है बताएंगे, अन्यथा अगर आप हमें गोलमोल जवाब देते हैं तब भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ आपका जो कोई मित्र पूछेगा तो आप उससे अगर बताना चाहते तो खुल के बात करेंगे, भाई हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी बिगड़ गई या हम इस वजह से लेट हो गए। तो यहाँ क्या है कि ये कहता है अनुच्छेद 21 कि आप निजता अर्थात अपने मामले को गोपनीय रख सकते हैं। आप किसी को बताना चाहें तो बताइए, नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताइए। इसी में क्या था कि जो एक पेपर में पीछे प्रश्न पूछा था कि फोन टेपिंग वाला मामला था, फोन टेप अर्थात फोन रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो ये किस अनुच्छेद के तहत ये गलत था? तो अनुच्छेद 21 के तहत ये फोन रिकॉर्ड करना गलत था। जैसे मान लीजिए फोन पर हम किसी अपने करीबी से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त मित्र से बात कर रहे हैं, तो वहां हम अपने निजता का भी नहीं ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरे को नहीं बताई जा सकती, लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बताई जा सकती है। और आपने हमारा फोन टेप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और आपने रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया कि हमारी निजता का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ये गलत है। लेकिन अगर ऐसा सरकार को लगता है कि आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि में समाज की एकता और देश की अखंडता के लिए आप खतरा हैं तो आपका फोन टेप किया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं कि किसी के भी टेप रिकॉर्ड किया जा सकता, फोन रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये हमें कहां से देता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में एक व्यवस्था थी अंग्रेजों के जमाने से, व्यभिचार। ये समाप्त है फिलहाल। व्यभिचार में अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था किया था कि एक जैसे मान लीजिए एक स्त्री और एक पुरुष दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोस्ती गहरी दोस्ती में परिवर्तित हो गई। तो सरकार क्या कहती थी, जब अंग्रेजों की शासन सत्ता थी तो अंग्रेजों के समय में क्या कहा जाता था कि इसमें केवल पुरुष दोषी है, स्त्री दोषी नहीं है। क्यों? अंग्रेज क्या कहते थे कि स्त्रियां भोली भाली हैं। आप लोग भोली भाली हैं, ये तब कहते थे, भोली भाली कोई भी नहीं है। ये उस समय जो है, इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। ये व्यभिचार क्या कर, अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है। तो ये कहता है कि अगर दोनों में गहरी दोस्ती और दोस्ती भी गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई तो उसके लिए केवल पुरुष दोषी है, स्त्री दोषी नहीं है। लेकिन बाद में भारत जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने इसका निर्माण किया तो इसको समाप्त कर दिया। इस आधार पर व्यवस्था यह किया गया कि पुरुष अगर चाहे महिला से तलाक लेना तो तलाक ले सकता है। व्यभिचार वाले में हिसाब से अगर पुरुष चाहे तो महिला से तलाक ले सकता है। इस अनुच्छेद 21 में काफी समय के बाद यह महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए। तो इसमें 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 2002 में किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में का जोड़ा गया? अब हो गया अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या व्यवस्था बनाई गई? शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया जाए। शिक्षा को जो है मूल अधिकार में जोड़ दिया जाए। इस आधार पर यह व्यवस्था बनाई गई कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। देखते नहीं कि आप गांव में जो है बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं या जो भी शहरी एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो, तो वहां सरकार व्यवस्था करती है कि छोटे से छोटे बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिले।
प्राथमिक विद्यालय में आप जाइए या जो सरकारी कॉलेज में है वहाँ नाम मात्र की फीस देके आप पढ़िए, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जो जोड़ा गया उसके तहत हमें यह व्यवस्था मिली कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अब देखिए पीछे हम थोड़ा सा मुड़ के देखें तो इसमें क्या कहता है कि आपके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी सरकार की है। किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब यहाँ क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो कुपोषित ना हो, इसके लिए सरकार को यह व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 21 का के ही तहत कि आप उन्हें अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए किसी भी प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए तो वहां आपको खाने की भी व्यवस्था करके रखे हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 को अगर हम आज की क्लास में देखने का प्रयास करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में प्रश्न निकल के आती है, जैसे रास्का क्या है, टाडा क्या है, यूपीए क्या है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। ये स्पेशल क्लास इसके लिए चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी पेपर में प्रश्न निकल के आता है। आज ही क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, एजुकेशन एक्सेल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करिए।